नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि फिर होगी अग्नि परीक्षा। दरअसल ये अग्नि परीक्षा है चुनाव की। लोकसभा चुनाव बीत चुके हैं और इससे पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव पर अब अग्नि परीक्षा की बात है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर है। दरअसल अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां इस सीट को जीतने की तैयारी में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस से हथिया कर अपने कब्जे में कर ली है। अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर है। दरअसल अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है और इस सीट को जीतने की दोनों ही दल, राजनीतिक दल बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान छिंदवाड़ा की सभी सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस विधायक ने जीत दर्ज की थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के पहले अमरवाड़ा के विधायक ने कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस विधायक के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने अमरवाड़ा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 21 तारीख से नामांकन फॉर्म भरे जाएंगे और वहीं नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 जून होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 तारीख है और प्रत्याशी नामांकन फॉर्म ले सकते हैं और 10 जुलाई को मतदान होना है। इसके बाद 15 जुलाई को परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह ने कांग्रेस और कमलनाथ का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। अब अमरवाड़ा सीट साख का सवाल है और जहां साख इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के जो विधायक थे इस्तीफा देने पर, कमलेश शाह, क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन्हें टिकट मिलना है उसमें 2-3 नाम और चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अब प्रत्याशी वहां पर कौन है और क्या कमलनाथ अपने गढ़ में ये सीट बचा पाएंगे? तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वाणु अहलूवालिया जी। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। और राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपके पास आना चाहूँगा। अमरवाड़ा विधानसभा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बन गई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सबसे पहली बात कि प्रत्याशी चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा कि वहां प्रत्याशी किसको बनाना है, लेकिन चूंकि कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारियां कर रखी हैं और कैसे इस सीट को जीतने की रणनीति बनाई जा रही है? सबसे पहले देश न्यूज़ के दर्शकों को मेरी नमस्कार। मेरे साथीगण यहाँ जो उपस्थित हैं इस डिबेट में, सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, बात साख की हो तो उसको तो हम तार तार कर चुके हैं। कमलनाथ की कोई साख बची नहीं है छिंदवाड़ा में। उनके किले को हमने ध्वस्त कर दिया है और वहाँ कमल खिल चुका है। अब बात आए तो ये हमारा आत्मविश्वास पहले भी था और अब भी है। जनता जनार्दन ने निश्चित रूप से हमें 29 में से 29 सीटों पर कमल खिलने का जो आशीर्वाद दिया है, तो हम अग्नि परीक्षा भी पास कर चुके हैं और 100% सोना है, इसका भी हमें अब हमें इसके लिए और कोई प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। जनता आश्वस्त है, इसलिए हम जीते हैं और 2 चुनाव लगातार आप देख चुके हैं, विधानसभा और लोकसभा। अब बात आती है ये जो बाई इलेक्शन है, तो इसमें भी निश्चित रूप से रीति नीति और जो मापदंड है वो तो भारतीय जनता पार्टी के सब जानते हैं और उसलिए इस नाते हमारी जीत तो वहां सुनिश्चित है। जो भी चेहरा आला कमान डिसाइड करेगी वो पार्टी का नेतृत्व करेगा। हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक कार्यकर्ता है, परंतु कांग्रेस के पास तो अब ढेरों चुनौतियां हैं। पहले तो वो घर की चुनौतियों को संभाल लें, आपसी असमंजस संभाल लें और जो हारे हुए पटवारी इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में ही पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो वो पहले अपनी जो भी रीति नीति स्पष्ट करें, अपने आप को संभाल लें, फिर तो बाकी का घर के बाहर का माहौल देखेंगे। तो
कांग्रेस पार्टी का वहां पर कोई नेतृत्व मिलता है नहीं मिलता है वो उनका आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, जिस पथ पर हम चल रहे हैं, भारत को जिस दिशा में हम लेके बढ़ रहे हैं और एक विकसित भारत विरासत के साथ जो हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और इस देश के नागरिकों के समक्ष रख रहे हैं, उससे हम आश्वस्त हैं कि ये बाई इलेक्शन भी निश्चित रूप से हमारी ही झोली में आने वाला है। ठीक है, ये उपचुनाव के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी भी आश्वस्त हैं कि ये परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। लेकिन शैलेंद्र मिश्रा जी, बात करें विधानसभा चुनाव में, छिंदवाड़ा की पूरी सीटें, सभी सीटें कांग्रेस के पक्ष में आई थी। एक विधायक अमरवाड़ा के, उन्होंने वहाँ लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। कमलनाथ के लिए बड़ा झटका था। इस झटके से वो उबर भी नहीं पाए कि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने उन्हें असमंजस में डाल दिया, क्योंकि एकमात्र जिस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी दम्भ भरती थी कि वो कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है, अब कमलनाथ का गढ़ वो नहीं रही। वहाँ पर लोकसभा चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। ये उपचुनाव क्या कुछ दिशा और दशा तय करेंगे कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य की? और इस उपचुनाव में दोनों की अग्नि परीक्षा है, जहां कांग्रेस की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी। जी निश्चित ही सूरज जी, दोनों की अग्नि परीक्षा है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। लेकिन उपलब्धि की बात करें तो जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने गिनाया कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव एक सम्मानजनक अंतर से छिंदवाड़ा का जीतकर जो मध्य प्रदेश में जो इतिहास रचा है 29 में से 29 सीटें जीतने का लोकसभा में, ये काबिल तारीफ है। पूर्व में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब रही बात झटकों की, तो देखिए कमलनाथ जी के हिस्से में तो मार्च 2020 से नुकसान ही आ रहा है। हाँ। सर्वप्रथम तो उनकी सत्ता गई, उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी कोई ऐसी बढ़त नहीं मिली कि जिससे सरकार में वापसी आने की कोई उम्मीद रहे। फिर जब 2023 में उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ विधानसभा का मध्य प्रदेश में, तो उसमें भी जैसी उम्मीद की जा रही थी और जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी बातें करते थे, उसके ठीक विपरीत मध्य प्रदेश में जो जनता ने अपना मत देकर जो बीजेपी के पक्ष में जो निर्णय दिया, वहाँ से तो देखा जाए तो उनके हिस्से में नुकसान ही हो रहा है। और ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें आशा और उम्मीद लगाई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में बुरी से बुरी परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो अपनी छिंदवाड़ा की सीट बचा लेगी, लेकिन इसके विपरीत वो सीट भी कांग्रेस हार गई। और अमरवाड़ा की क्योंकि बात हो रही है, वहाँ पे उनके समर्थक जो विधायक हैं उन्होंने भी इस्तीफा देके चुनाव के पहले बीजेपी का दामन थाम लिया। हाँ। और उनके अलावा कुछ अन्य लोग भी गए। देखिए जो 7 सीटें सूरज जी, जो छिंदवाड़ा की पूरी विधानसभा की 7 सीटें जीती थी 2023 में कांग्रेस, उसकी एक मुख्य वजह थी खुद कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था और कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से। तो छिंदवाड़ा जिले ने भरपूर प्रेम दिया, भरपूर प्यार दिया और सातों की सातों जो सीटें थी उसमें 1-2 लोग तो ऐसे भी जीत गए जो जीतने के लायक नहीं थे विधानसभा में। हाँ। लेकिन जनता ने उनको भी जिताया। तो ये जो प्रेम था जनता का वो कमलनाथ जी के लिए था। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो परिणाम लोकसभा के चुनाव में 2024 में आए, जिसमें नकुलनाथ जी की एक बड़ी हार हुई है, उसके बहुत सारे कारण हैं। इसकी पूर्व में भी हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, जिसमें जो किलाबंदी और जो घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी ने की छिंदवाड़ा में, तो कमलनाथ जी को पूरा का पूरा फोकस वहीं लगाना पड़ा। और इसके अलावा उनके जो विश्वसनीय लोग थे, जो लंबे 3 दशक 4 दशक से जो उनके साथ में थे, हाँ। वो लोग भी छोड़ के चले गए और उनकी जो इंटरनल स्ट्रेटेजी जो इलेक्शन की होती थी, हाँ। कहीं ना कहीं वो लीक हो गई। और अभी हम देख रहे हैं कि कई तरह की बातें और भी सामने आ रही हैं। मुझे लगता है कि चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी होने वाली है, क्योंकि राज्य में सत्ता है, बड़े नंबर्स के साथ डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोग काम कर रहे हैं। और आगामी ये जो अमरवाड़ा का जो उपचुनाव होगा सूरज जी, उसमें तो बीजेपी को हर हाल में जीत दर्ज करनी ही है। हाँ। अगर गलती से ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है, हाँ। तो ये बड़ा बीजेपी के लिए किरकिरी वाली स्थिति होगी। हालांकि एक चीज़ और है यहाँ पर कि अभी हम केवल एक सीट की बात करें जहाँ उपचुनाव होना है, क्योंकि उपचुनाव और भी सीटों पर होना है, क्योंकि 2 और विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे। हालांकि उन्होंने अभी विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। उसके बहुत सारे समीकरण हैं, कानूनी दांव पेंच हैं उसमें। यदि वहाँ भी स्थिति निर्मित होती है तो संभवतः है, क्योंकि बुधनी पर भी है, शिवराज सिंह चौहान सांसद बन गए हैं, वो इस्तीफा देंगे विधायकी से, तो वहाँ वो सीट भी खाली होगी, तो वहाँ भी
उपचुनाव होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अभी अमरवाड़ा सीट का, और चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हैं। अंबिका शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में, और सीधे आप ही के पास आ रहा हूँ। अंबिका शर्मा जी, बात हो रही है अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है अभी, जैसे कि डॉक्टर अहलूवालिया जी ने बताया कि वो आश्वस्त हैं कि वहां की जनता उनके प्रत्याशी को इस बार जिता करके सदन में भेजेगी। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि कमलनाथ का गढ़ है छिंदवाड़ा की सीट है अमरवाड़ा पर यदि कांग्रेस विधानसभा का चुनाव भी हार जाती है तो कमलनाथ जी की साख का सवाल होगा, कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे, क्योंकि जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के अब तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ये अलहदा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है या नहीं बनाती है, वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, लेकिन अब तो आपको प्रत्याशी भी चयन करना पड़ेगा। देखिए सूरज जी, जो परिस्थितियां छिंदवाड़ा में रही हैं वो उन सारी परिस्थितियों को पूरा देश जानता है। जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग हुआ, कमलनाथ जी की घेराबंदी हुई, पुलिस ने जिस प्रकार से उनके यहाँ रेड की और जिस प्रकार से मनोबल गिराया, प्रेशर में लोगों को रखा, जिस प्रकार से दल बदल कराया, और इसके बाद लोगों ने प्रायश्चित करके वापसी हुई, वहां के महापौर वापस हुए, ये तमाम परिस्थितियों के रहते हम छिंदवाड़ा सीट भी हार गए। अब रहा सवाल अमरवाड़ा के उपचुनाव का, तो हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि हमारा जो आदिवासी वोट है, वनवासी वोट है, वो परंपरागत वोट है। कांग्रेस का जीवंत संपर्क शुरू से रहा है आदिवासी वर्ग से, और अभी अभी नया संपर्क इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हुआ है। इनका ध्यान ही नहीं था आदिवासी समस्याओं की तरफ। इस वर्ग की अनदेखी लगातार की जा रही थी। वैसे भी अभी तक का इतिहास है कि उपचुनाव हमेशा कांग्रेस जीतती आई है, और हम आश्वस्त है पूरी तरह से। हमारा युवा नेतृत्व, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस भी दमखम से कांग्रेस हर चुनौती, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक चुनौती को शर्मा जी अभी आपने कहा कि कांग्रेस हमेशा उपचुनाव जीतती हुई आई है। 2020 के उपचुनाव भी हमें याद हैं, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था प्रदेश में और उपचुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं हो पाया था। देखिए, ग्वालियर सीट हम जीते थे, वहां से मुन्नालाल गोयल हार रहे थे, और हमारे सतीश सिकरवार जीते हुए थे वहां से, और हमने महापौर भी बना लिया था वहां। ग्वालियर से कभी महापौर बना नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो माने केवल जुमलों की सरकार है, और जो केवल जज्बातों पर राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। ये जो वादे करके विधानसभा चुनाव में आए हैं कि हम लाडली बहन योजना की राशि बढ़ा के 3,000 रुपए कर देंगे, लेकिन अंबिका शर्मा जी, एक छोटी जिज्ञासा है मेरी, एक छोटा सा प्रश्न है कि क्योंकि हमेशा देखा है उपचुनाव में जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका एक अपर हैंड होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां से यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो पहले विधायक रहे हैं वो ही आते हैं, दूसरे भी कोई भी आते हैं, तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लूज तो नहीं होगा क्योंकि अपर हैंड हो जाएगा सत्ताधारी दल का? इसलिए कांग्रेस पूरी तरह विश्वास से भरी हुई है। आप देख लेना, जिस दिन चुनाव होगा उसके तत्काल बाद हम मिलेंगे आपसे जी बिल्कुल, और हम बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। ठीक है, यही बात लेकर के डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास आना चाहूँगा कि ये एक सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा रहती है कि उपचुनाव में जिस पार्टी की सत्ता होती है उनके पास एक अपर हैंड होता है। जैसे कि अभी अंबिका शर्मा जी ने भी कहा कि छिंदवाड़ा में धनबल लगाया गया, प्रशासकीय व्यवस्था का उपयोग किया गया है, तो यदि अभी ये जो परिणाम आप आश्वस्त हैं कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल होगी, लेकिन यदि वहाँ से जीत हासिल होने के बाद भी यही सारी चीज़ें आती हैं कि वहाँ सरकारी तंत्र ने काम किया है, धनबल लगाया गया है, सत्ता का अपर हैंड रहा है, तो इस चीज़ के बाद पर भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे होगी? वो देखिए, अगर हम पॉलिटिकली एनालाइज करें तो ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी जो 40 साल तक इस देश के ऊपर शासन करते आई थी, आज के डेट में, आज की तारीख में सिमट कर 6 या 7 राज्यों में मात्र बची है। वो भी बैसाखी पर बची है, अपने खुद के बलबूते पे वो खुद अभी 3 का आंकड़ा मतलब 99 तक ही फंसी पड़ी है, 100 भी पार नहीं कर पाई है। और ये जो 52 सीटें आई थी 2019 में, उससे भी डबल नहीं हो पाया है।
तो सोचने वाली बात है कि अगर इनके पास सत्ता था तो सत्ता का उपयोग करके ये कायम सत्ते में क्यों नहीं रहे। सत्ता में आने के लिए आपको मुद्दों का आधार चाहिए होता है, विकास का आधार चाहिए होता है, रणनीति का आधार चाहिए होता है, देश के लिए समर्पण का आधार चाहिए होता है, और चाहे वो जनजातीय क्षेत्र हो या आम नागरिक हो, सबका भरोसा जीतने की विश्वसनीयता की बात होती है। तो ये उपचुनाव भी विश्वसनीयता को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कांग्रेस के लिए, जिसके अंदरूनी विश्वसनीयता नहीं है तो प्रजातंत्र के अंदर लोगों के बीच ये क्या विश्वसनीयता काबिल करेंगे, हासिल करेंगे। अभी जैसे अंबिका शर्मा जी ने कहा कि लोकसभा में छिंदवाड़ा सीट हम इसलिए हारे क्योंकि वहां धनबल का प्रयोग किया गया। मैंने क्या कहा आपसे, अगर 40 साल ये सत्ता में थे तो ये सत्ता से निकले क्यों? सत्ता में होते हुए इन्होंने ये ऐसी क्या वजह थी कि कांग्रेस सत्ता के बाहर हो गई 2014 में? फिर तो इनके पास धनबल था, जब तब हारना नहीं चाहिए था भाजपा को। भाजपा इसीलिए शासन में है और कायम है क्योंकि भाजपा ने इस देश के हित में काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा इसलिए सत्ता में है और रहेगी क्योंकि जो नीतियां और रीतियां ला रहे हैं वो विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाने के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके लिए हमें आश्वस्त किया है। और भाजपा इसलिए सत्ता में है क्योंकि लोकप्रियता के अलावा विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कांग्रेस के पास बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पहले अपने घर को संभाले। अंबिका शर्मा जी ने एक बात और कही है कि जो आदिवासी वोट बैंक है उस पर उनको भरोसा है, उस वोट बैंक में बीजेपी कैसे सेंध लगाएगी? देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति हमने आज तक नहीं की, इसमें माहिर थे कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार जो वहाँ कमलनाथ जी थे, जो आदिवासी गढ़ है, वहाँ आदिवासियों पिछड़े क्यों रहे? अगर वो वहाँ पे 10, 12, 15 साल तक शासन में थे, वो तो मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस का भी शासन रहा है इस प्रदेश में, तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कांग्रेस के शासन काल में कि वहां के लोगों ने सोच विचार करके सत्ता परिवर्तन किया? ऐसे क्यों हुआ है कि भाजपा के जो भी कार्य रहे हैं और उन्होंने पिछड़े वनवासी क्षेत्र के भाई बहनों को जो संरक्षण दिया है, जो आर्थिक लाभ मिला है, जो उनको नेतृत्व मिला है। देखिए, हमारे उसी समाज से फर्स्ट लेडी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उस समाज के बहनों को एनजीओज के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से तेंदुपत्ता के उद्योग में सब जगह सहायता मिली है। उस वर्ग के बच्चों को उनके स्कूली शिक्षा में मदद मिली है, उनके आवासीय योजनाएं हुई है, उनका जो बीमारियां होती हैं उस क्षेत्र में, थैलेसीमिया एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, उससे बहुत सक्रियता से भाजपा सरकार काम करती आ रही है। छिंदवाड़ा खुद के जो इलाका देखें तो वहाँ जो रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भाजपा सरकार के अंतर्गत हुई है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई है, वहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज पे विस्तार हुआ है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स का विस्तार हुआ है। तो जब हम हर पहलू पे नजर रखे हुए हैं, हमने तो जनजातीय क्षेत्र के जो वीर थे उनके नाम पे भी कॉलेजेस, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है, उनके मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं। इन्होंने तो खुद के मॉन्यूमेंट्स ही बनाते गए हैं। वाणी जी, वापस आता हूँ आपके पास में। अंबिका शर्मा जी, जिस वोट बैंक पर आपको भरोसा है, आपने कहा कि वहाँ की सीट हम इसलिए जीतेंगे कि आदिवासी जो है वो कोर वोटर है कांग्रेस का, उसी वर्ग के लिए, जिस वर्ग की वोट की आपको अपेक्षा है, उसी वर्ग के लिए आप पर आरोप है कि आपने या कमलनाथ ने या कांग्रेस की सरकार ने उस वर्ग का उत्थान नहीं किया। देखिए, इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा यदि कांग्रेस का ध्यान गया तो जनजातीय समाज पर गया, अनुसूचित जाति के समाज पर गया। इन लोगों को समाज के समान सामान्य वर्गों की बराबरी पर कांग्रेस ही लाई है। जो महोदया बता रही थी अभी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया, कि आपका जनाधार खत्म हुआ है, मैं बताना चाहता हूं कि आप 303 से 240 पर आ गए हैं और हम 52 से 99 पर पहुंच गए हैं, तो जनाधार किसका बढ़ा है, किसका कम हुआ है? ये बड़ा सामान्य सा गणित है। ये संभावनाओं का खेल राजनीति होती है। संभावनाएं आपके आज अनुकूल हो गई, प्रशासन का आपने
पूरी तरह से दुरुपयोग किया, लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग किया, आपने धनबल पूरा झोंक दिया और सत्ता जैसे भी प्राप्त कर ली, बैसाखियों की सरकार बना ली। मैं आपको याद दिला दूं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे। अगर हमारे कमलनाथ जी के बेटे चुनाव हारते हैं तो ये परिस्थितियां बन सकती हैं, फिर कमलनाथ जी बन जाएंगे। अटल जी भी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, 2 बार बने, 3 बार बने। तो ऐसी कोई वजह नहीं है और इतना मद में मस्त नहीं होना चाहिए, सत्ता पाकर इतना मदहोश नहीं होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप इतने लोकप्रिय हो गए हैं कि लोग आपको आदर्श मान रहे हैं। आप जज्बाती मुद्दों को उठाते हैं, बुनियादी मुद्दों से भागते हैं। अभी कुछ माह पहले आदिवासी एक युवक पर किसने पेशाब की थी, ये पूरा देश देख रहा था। कोई कांग्रेस का व्यक्ति था क्या? अभी कितनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए हैं इस प्रदेश में, ये सब क्या हो रहा है? आप तो इतना माने अहम में डूब गए हैं कि आप सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। ठीक है। और आज कांग्रेस के ऊपर तमाम प्रश्न लगाते हैं आप। अपना आत्म विश्लेषण करिए। सत्ता में आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं। वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आप कुछ कहना चाहिए, अपनी बात रखें। और ये आरोप लगाया है कि आप दंभ में आ गए, आपको अहंकार हो गया है, सत्ता का मद हो गया है। अहंकार में और आत्मविश्वास में बहुत अंतर होता है भाई साहब। आप बहुत वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आदर पूर्वक आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आप जिन मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ध्यान दूं कि भाजपा सरकार जहां भी जिस भी प्रदेश में है, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जो भी आपराधिक मानसिकता वाले हैं उन पर बिना कोई भेदभाव के अपने जो भी लीगल एक्शंस होते हैं लेने में सक्षम है और करती आई है। और आप अगर यहाँ की महिलाओं की पीड़ा को आप जानते हैं तो भाई साहब, ऐसे महिलाओं की पीड़ा संदेश खाली में भी थी। 370 हटने से पहले मेरी बहनें जो कश्मीर में थी उनके ऊपर भी प्रताड़ना थी, वहां भी क्यों नहीं आपका दिल दुखाया? राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? केरल में क्यों नहीं हुआ? तो इसको हम एक राजनीतिक मुद्दा के तौर पे अगर बहस करेंगे तो अनगिनत ऐसे सवाल हैं जो कांग्रेस में 40 साल तक कांग्रेस आंखें बंद कर कर अंधी बनी रही। ठीक है, इसीलिए सत्ता के बाहर हुई। ठीक है, सही है कि यदि कोई किसी पर एक उंगली उठाता तो बाकी 3 उंगलियां उस पर होंगी। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसकी भी जवाब है, आपने कुछ कहा है तो उस संदर्भ में भी बातें हैं। लेकिन चूंकि समय की सीमा है, शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव की। 2 बिंदु पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। पहला, सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी दल के प्रत्याशी के लिए अपर हैंड होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उस उपचुनाव पर। दूसरा, लोकसभा चुनाव छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए जो आए हैं, उन चुनाव परिणामों का इस उपचुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सूरज जी, जो लोकसभा का जो परिणाम आया है छिंदवाड़ा का, उसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उत्साह में है। हालांकि मैंने खुद अभी कुछ समय पूर्व परिणाम आने के पहले भ्रमण मेरा जब महाकौशल का चल रहा था फीडबैक का, तो मैंने वहाँ कई 100 लोगों से बात की थी। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बताया था कि उनको यकीन नहीं है कि उनका कैंडिडेट जीत जाएगा, लेकिन परिणाम जो था वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया। तो एक तो ये जो उत्साह है इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दूसरा, क्योंकि राज्य में उनकी सरकार है और अपर एंड है उनका, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, तो सत्ता का बड़ा फर्क पड़ता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सरकारी मशीनरी होती है, वो कहीं ना कहीं कुछ एक प्रतिशत सत्ता के दबाव में तो रहती है। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो लंबे वक्त से हम देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे एक जो बात नजर आती है व्यक्तिगत, अमरवाड़ा के चुनाव में आप 2018 का रिजल्ट देखें या अभी 2023 का रिजल्ट देखें, तो 2018 में तो 3rd नंबर पे वहाँ बीजेपी थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 2nd नंबर पे थी। और अभी 23 के चुनाव में जिन्हें मोनिका जी को जिनको टिकट दिया था बीजेपी ने, वो 2nd नंबर पे थी, लेकिन तब भी जो जीत का अंतर था वो लगभग 25-26 हजार वोटों का था। 1,09,765 वोट जो थे वो मिले थे कांग्रेस को, और 84,679 वोट जो थे वो बीजेपी को मिले। तो ये लगभग 25,000 के आसपास का अंतर हो गया। तो ये एक तो भारतीय जनता पार्टी को ये देखना होगा कि वहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। एक बार वहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रत्याशी जीत चुके हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट से। और एक बात बड़ी ध्यान रखना होगा हमको सूरज भाई,
कि व्यक्तिगत जीवन में कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा जो पूरा जिला है वहाँ पे बड़ा प्रभाव है उनका। और ये चुनाव हारे बीजेपी जीती कांग्रेस हारी, एक अलग विषय है लोकसभा का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी देश में इस वक्त ज़्यादा है, इसलिए पब्लिक जो है उनका तरफ भी ध्यान देती है। इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोकसभा के परिणाम होते हैं वो देश के परिणाम होते हैं, तो जनता चाहती है केंद्र में जो नेतृत्व है वो मजबूत हो। लेकिन अगर नंबर्स की बात करेंगे तो बाकी दलों ने भी इस बार डेवलपमेंट किया उनकी पार्टी का। लेकिन क्योंकि फोकस हमारा भी अमरवाड़ा पे है, तो अमरवाड़ा की जब आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, उस क्षेत्र में आप भ्रमण करके देखेंगे, तो बड़े सीधे साधे लोग हैं, अपना बहुत अच्छे से सामान्य तरीके से जीवन यापन करते हैं और उनका व्यक्तिगत जीवन में कमलनाथ से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और जो पत्रकार साथी या अन्य सामाजिक लोग भी जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो ये साफ साफ नज़र आता है। उसकी वजह है जो उनका 1-to-1 जो अटैचमेंट है उसको तोड़ने में और उस लेवल पे जाने में बीजेपी को अभी वक्त लगेगा। तो केवल अपर हैंड बीजेपी का यही मुझे नजर आता है कि एक तो वहाँ सरकार है मध्य प्रदेश में, और अभी रिसेंटली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंटी साहू जी बने हैं तो उनके लिए भी साख की बात होगी, क्योंकि उनके जीतने के बाद अगर उपचुनाव पार्टी हार जाती है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो मुझे लगता है कि एक तो कैंडिडेट पे डिपेंड करेगा और दूसरा जो पब्लिक ने जो वोट दिया था वो कांग्रेस को दिया था विधानसभा में। तो ये कमलेश शाह जी के लिए भी बड़ी चुनौती वाली स्थिति होगी। अगर उन पर बीजेपी भरोसा करती है तो क्षेत्र की जनता उनके प्रति क्या अपना रवैया रखती है, ये बहुत बारीक बात है। और क्योंकि देखिए विधानसभा का चुनाव बड़ा नज़दीकी चुनाव होता है, जैसे नगर पालिक निगम के होते हैं, तो विधानसभा में पब्लिक का डायरेक्ट अटैचमेंट अपने एमएलए से होता है। तो वहाँ पे अगर पब्लिक ने एक बार सोच लिया कि नहीं आपने गद्दारी की, आप धोखा दे के गए, और जैसे कमलनाथ जी का जो संबोधन वहाँ लोग साहब बोल के करते हैं, ये एक बड़ी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो मतलब साहब बोलते हैं, एक बड़ा पर्सनल अटैचमेंट है। और जिस तरीके से अब उनकी जो एज बढ़ गई है और वो अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप चुके हैं एक तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है वे कोई भी कोई कसर छोड़ेंगे, सिवाय बीजेपी अगर उन्हें घेर लेती है फिर से एक बार दोबारा, तो ये सीट जाएगी। और अगर एक और संशय की स्थिति है जो हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि वो खुद बीजेपी में रुकने वाले हैं या नहीं, ये भी एक विषय है अभी। कमलेश शाह नहीं, नकुल नाथ। अच्छा, ठीक है, ये चर्चाएं हैं, बहुत सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीति ऐसा आईना है जिसकी तस्वीरें प्रतिपल बदलती रहती हैं। उन तस्वीरों में जो सच्चाई होती है वो आईने के ठीक पीछे होती है जहां तक नजर पहुंचती है, क्योंकि जब वो आईने के सामने आती है तब उस तस्वीर का रुख साफ होता है। जी, एक बात 10 सेकंड में जी, एक और भविष्य में स्थिति निर्मित हो सकती है, ये मेरा कयास कह सकते हैं आप जी। छिंदवाड़ा शहर की जो सीट है जिसपे कमलनाथ जी एमएलए हैं, भविष्य में वहां भी बाय इलेक्शन की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मुझे लगता है एक समय के बाद कमलनाथ जी संन्यास लेंगे या केंद्र में जाएंगे तो वो सीट पे वो अपने बेटे नकुलनाथ को लड़ा सकते हैं। चलिए, हाँ, ये संभावनाएं हैं, बिल्कुल हो सकता है कि उस सीट से नकुलनाथ चुनाव लड़ जाएं। हालांकि जैसा कि कहा जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव की, तमाम सियासी समीकरण है, वहाँ पर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिष्ठा है और साख भी दांव पर है। कमलनाथ का राजनीतिक भविष्य भी है, क्योंकि यदि वो एक सीट जो उपचुनाव हो रहा है, यदि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली जाती है तो फिर उनके लिए बड़ी बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात इसलिए कि यदि वो सीट नहीं जीत पाए तो जो अभी हाल ही में सांसद बने हैं वो कि उनका जनाधार क्या है, यदि अमरवाड़ा से विधायक नहीं जीत पाते हैं तो इस पार पर ही सवाल खड़े होंगे। हालांकि बिंदुओं हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, अंबिका शर्मा जी, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव की, क्योंकि यहाँ एक बार फिर अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा दोनों को देनी पड़ेगी। अमरवाड़ा सीट इसलिए क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर 9 बार विधानसभा चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार यहाँ जीत दर्ज कराई और 1 बार गौणमाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ से जीत करके सदन में आ चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ की करारी हार के बाद कमलनाथ की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अमरवाड़ा सीट जीतना कमलनाथ की साख का सवाल है। छिंदवाड़ा में हार के बाद नकुलनाथ ने बयान देते हुए कहा था कि वे छिंदवाड़ा से बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं नहीं जा रहे हैं। मतलब साफ है कि नाथ परिवार अपने गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इस कोशिश में कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।